हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, यदि आपकी भी कुंडली में कोई ग्रह अस्त है तो ये वीडियो स्पेशल आप ही के लिए है, क्योंकि हम लोग ये मानकर बैठ जाते हैं कि जो ग्रह अस्त है वह फल नहीं देते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, आज इसी चीज़ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे तो सभी जानते हैं कि अस्त कैसे होते हैं ग्रह। अगर कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक चला जाता है किसी खास डिग्री पर तो उसे अस्त मान लिया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? सूर्य के अंदर एक गर्मी है, सूर्य के अंदर एक ऊर्जा है और सूर्य के प्रभाव में आने के बाद कोई भी ग्रह अपनी शक्ति को खो देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य के अंदर एक गर्मी है जिसकी वजह से किसी भी ग्रह को जला देता है। ऐसा हमारी सोच है, ऐसा हमारी मान्यता है या किताबों में भी लिखा गया है। लेकिन इसे हमें अब दूसरे नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। अस्त होने वाले 5 ही ग्रह हैं। चंद्र को अस्त नहीं माना जाता है कभी भी, और राहु केतु तो खैर एक छाया ग्रह है, इनके अस्त होने के तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो बाकी बचे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ये 5 ही ग्रह ऐसे हैं जो कि अस्त हो सकते हैं। तो मैंने अपने अनुभव में ऐसा देखा है कि अस्त ग्रह भी फल देते हैं। तो वास्तविक कारण क्या है, क्यों अस्त होते हैं और कैसे अस्त होते हैं, और अस्त होने के बाद भी ग्रह कैसे फल देते हैं। तो मित्रों, सूर्य क्या है? सूर्य एक पावर है, एक अथॉरिटी है। सूर्य एक सरकार है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सूर्य को पिता का भी कारक माना जाता है। तो थोड़ा सा आप अपनी निजी जिंदगी में उठा कर देखिए। जिस घर में कुछ बच्चे हों और ये पता चले कि उसके पिताजी कहीं बाहर गए हुए हैं, तो वे बच्चे क्या करते हैं? आपस में खेलने लगते हैं। यानी उनका काम अगर पढ़ाई क्या है तो पढ़ाई नहीं करते हैं। कोई गाना सुनता है, कोई डांस करता है, कोई अपनी किताबें बंद करके लूडो खेलने लगता है। लेकिन ज्यों ही भनक लगती है कि उसके पिताजी उसके घर पर आ गए हैं, तो सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। सारा नाच गाना बंद हो जाता है, लूडो बंद हो जाता है और वे पढ़ाई में लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक पावर, एक अथॉरिटी का डर रहता है उन्हें। इसी तरह से राजा यदि अपनी प्रजा के पास आ जाए या अपनी मंत्रिपरिषद में आ जाए तो क्या मंत्रियों को एक भय नहीं होता है राजा का? जरूर होता है। यानी पावर और अथॉरिटी का सबको डर होता है। तो उसी तरह से सूर्य एक राजा है, ग्रहों में राजा है, पावर है, अथॉरिटी है। जब इनके पास से कोई ग्रह गुजरते हैं तो वे साइलेंट हो जाते हैं। वे अपनी ऊर्जा नहीं खोते हैं, वे अपनी शक्ति को नहीं खोते हैं। ऐसा नहीं कि वे फल नहीं देते हैं, फल देने में सक्षम होते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन वे में। फ्रीडम वे नहीं अनुभव करते हैं, आज़ादी अनुभव नहीं करते हैं। जिस तरह से बच्चे अपने पिता के आने पर फ्रीडम या आज़ादी अनुभव नहीं करते हैं, उसी तरह से ग्रह भी हैं। ये सूर्य के नज़दीक होने से ये अपनी आज़ादी को खो देते हैं, लेकिन फल देना नहीं छोड़ते हैं। अब आज़ादी का मतलब है एक स्वतंत्र होकर किसी काम को करना और एक परतंत्र होकर किसी काम को करना। दोनों में अंतर है। मंगल का गुणधर्म क्या है? रक्षा करना, क्रोध करना। तो यदि मंगल आपकी कुंडली में अस्त हो जाए तो किस तरह का फल देंगे? वे रक्षा तो करेंगे लेकिन क्रोध करने के हकदार नहीं हो जाते हैं। किसी पर अत्याचार करने के अधिकारी नहीं रह जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक पावर बैठा हुआ है। डर रहता है कि अगर हमने कुछ गलत किया तो सूर्य हमारे राजा हैं और हमको किसी न किसी तरह से दंडित कर देंगे। तो ये हमारा जो मिथ है कि कोई भी ग्रह अगर अस्त होता है तो वह फल बिल्कुल भी नहीं देता है, तो ये मिथ गलत है और हम उसके पीछे पड़ जाते हैं उस ग्रह को उठाने के लिए। उसके लिए अंगूठी पहनते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं। तो एक डिसिप्लिन वे में वह ग्रह भी फल देता है। अब अनडिसिप्लिन अगर अस्त ग्रह हो जाए या उसे हम अंगूठी पहनकर या उसे हम रत्न वगैरह से कोई उठा देते हैं या हम उसे आज़ादी देने की कोशिश करते हैं, उसके पावर को बढ़ाना मतलब उसकी आज़ादी को देना, तो क्या करेगा? मंगल का काम है रक्षा करना, लेकिन अगर वह क्रोध करने लगे तो तुरंत वह पुलिस के सिग्नेचर में आ जाएगा। यानी उसी का एक दूसरा प्रतिरूप पुलिस है, उसे अरेस्ट कर लेगी। लोग उसकी कंप्लेन कर देंगे कि ये आदमी मिसबिहेव कर रहा है लोगों के साथ। अब रहा सवाल कि रिश्ते में अगर पिता सूर्य होते हैं तो क्या पिता के निजी जिंदगी में नहीं रहने पर अस्त ग्रह का प्रभाव समाप्त हो जाता है? तो ऐसा नहीं है।
कुंडली में अगर अस्त है तो वे आजीवन अस्त ही रहेंगे, यानी किसी न किसी के पावर के अधीन उन्हें रहना ही है। वह अपने ही कारक तत्वों के पावर के अधीन रह सकते हैं। बृहस्पति यदि आपका अस्त है तो बृहस्पति के कारक क्या है? संतान भी होता है, धर्म भी होता है, गुरु भी होता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने संतान के अधीनस्थ काम करेंगे या उसके पावर में रहेंगे। एक टीचर आपके ऊपर हावी रहेगा, धर्म आपके ऊपर हावी रहेगा। तो इस चीज को बारीकी से समझने की आवश्यकता है। तो अस्त ग्रह फल देते हैं। अब ये हम थोड़ा सा पांचों ग्रहों के बारे में समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका मंगल का तो आपने समझ लिया कि यदि अस्त है और अपने डिसिप्लिन वे में नहीं चलता है, क्रोध करता है या किसी पर अत्याचार करता है, तो खुद उसी का ही कारक तत्व उसे दबोच लेगा, यानी उसको अंडर कंट्रोल में रहना पड़ेगा। बुध अगर अस्त होता है तो आप अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा नहीं चला सकते हैं। यदि कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा चलाने की तो आप अपनी ही बुद्धि के द्वारा अपने आप को हरास कर दीजिएगा। उसी तरह से गुरु हैं, बृहस्पति हैं। आप किसी न किसी के पावर में, अपने संतान के पावर में, अपने टीचर के पावर में, धर्म के पावर में आपको अंडर कंट्रोल रहना पड़ेगा। शुक्र, आप अपनी पत्नी से या किसी न किसी स्त्री के अधीनस्थ काम कीजिएगा। काम भले करे या नहीं करे, लेकिन आपको चलाएगी जरूर। भले आप कितना भी अमीर हो, बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास आ रहा हो, लेकिन उस पैसे का हैंडलिंग कोई ना कोई स्त्री जाति करेगी, कोई ना कोई दूसरा करेगा। शनि का भी कुछ ऐसा ही है। आपके अधीनस्थ काम करने वाले लोग ही आपको हैंडल करेंगे। तो अस्त ग्रह का मतलब ये है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अस्त ग्रह फल देते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन वे में देते हैं। उन्हें किसी भी तरह से जागृत करने की आवश्यकता नहीं है। यदि जागृत करते हैं, उन्हें बल देते हैं, चाहे वो रत्नों के माध्यम से दे, पूजा पाठ के माध्यम से दे। तो पूजा पाठ तो खैर ठीक है, लेकिन स्टोन वगैरह उसके लिए नहीं पहनना है, अन्यथा किसी न किसी बुरे रिजल्ट में हम फंस सकते हैं। तो मित्रों, यदि मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।